आज हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली का 1.1 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको। अभी तक हम लोगों ने जिन टॉपिक्स पर बात किया था या जिन चीज़ों पर बात किया उसमें से हमने समुच्चय की परिभाषा पर बात कर लिया है। उसके बाद उसके अवयव के बारे में बात कर लिया, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग के बारे में बात कर लिया, और उसके बाद अब हम लोग क्या है नोटेशन के बारे में बात कर लिया। उसके बाद हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। और इसमें जो प्रश्नावली 1.1 है आपका, उसमें है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि अगर ये है समुच्चय तो कैसे हैं ये बात बताना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके पहले वीडियो को देखिएगा, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को बताया है। उसने हमने इसकी परिभाषा को बताया है और सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से डिटेल से जो है हमने इस पर डिस्कस किया है। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो शायद इसको समझाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए आप लोग जाके उसको देख लीजिए अगर आपने इसको पहली बार देखा है तो। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी अगर ये समुच्चय है, सबसे पहले हमने जब आपको परिभाषा बताया था तो परिभाषा में हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी ना। एक क्या बताया था कि वस्तु होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए ना। ये चीज वस्तु होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए। 3 चीज, इन 3 चीजों की बात हमने किया था। तो हमने कहा था कि अगर ये 3 चीज हैं तो ही हम सेट की बात करेंगे ना। ठीक, तो अब देखिए इसी 3 चीजों पर हम रख करके इसको चेक करेंगे कि हमारा ये सेट है कि नहीं है। बिल्कुल हमको कुछ नहीं देखना है, बस इन 3 बातों को ध्यान में रखना है और इन्हीं पर हमको सेट करना है उन बातों को, कि वो जो है इसी पर हमको दिखाना है। जैसे पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। अब देखिए ये जो 3 चीजें थी बस इनको ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। तो पहली चीज तो ये है, देखिए पहले क्या है, पहले हमने कहा था कि वस्तु होना चाहिए, तो यहाँ तो हमें ये चेक करना ना। तो हम अपने डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन इसीलिए बताई जाती है कि जब उस चीज़ को जस्टिफाई करना होता है, चेक करना होता है, तो आप उसको उसी डेफिनेशन पे ले जा करके देखते हैं कि डेफिनेशन से कितना वो मैच कर रहा है ना। तो वस्तु होनी चाहिए, तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। तो जे से कौन कौन महीने प्रारंभ होते हैं ना। तो सबसे पहले वस्तु तो है ना, वस्तु क्या है, महीने जो है ना। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो वो 12 महीने क्या है आपके लिए, वस्तु है। अब इसमें यह देखना है क्या वो सुपरिभाषित हैं। तो सुपरिभाषित होने का मतलब किस पर देखेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, क्या जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं, हाँ हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे जनवरी हो गया जे से, है ना, जे से जनवरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल हाँ, जे से प्रारंभ होने वाले 3 महीने हमारे पास निश्चित क्रम में है कि जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया। किसके आधार पर सुपरिभाषित हुआ है, जे के आधार पर। यानी जा से शुरू होने वाले जो महीने हैं, जे से जो शुरू होते हैं, वो 3 महीने कौन कौन से, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये 3 महीने जो हैं ये सब क्या हो गए, सुपरिभाषित हो गए। समूह होना चाहिए, तो समूह क्या है, ये तीनों क्या है, समूह ही तो हैं। आप जो है बिल्कुल, अब जनवरी, जून और जुलाई ये सुपरिभाषित भी हो गए, वस्तु भी है और ये समूह भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, जो हमारा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है वो हमारा क्या है, समुच्चय है। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। क्यों है, क्योंकि अपने उत्तर का औचित्य भी बताना था, तो इसलिए, क्योंकि एक जनवरी, जून और जुलाई 3 महीने हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि जनवरी, जून और जुलाई तीनों को ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, और ये तीनों वस्तु भी है, सुपरिभाषित भी है, और ये क्या है, संग्रह भी है। तो इसलिए ये सेट है, ये समुच्चय है। तो इस तरह से हमारा पहला वाला क्या है, हाँ ये समुच्चय है। तो अगर समुच्चय है तो इसके आगे जो है अब सही का निशान लगा दीजिए इसके आगे, ये आपका समुच्चय होगा। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
सेम वही काम सब में करना है ना। दूसरे पर क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। चूंकि देखिए भारत में बहुत सारे लेखक हैं, पहली चीज वस्तु तो मिल गई है ना, हमें क्या मिल गया, वस्तु मिल गया। अगर हमें वस्तु नहीं मिलती तो हम सेट की बात ही नहीं करते, तो हमें वस्तु मिल गई। वस्तु क्या है, लेखकों का सबसे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हैं, लेखक तो बहुत हैं, हमें लेखक मिल गए, लेकिन अब 10 सबसे प्रतिभाशाली कौन लोग हैं उसके लिए हमने कोई पैरामीटर इसमें नहीं दिया, किसके आधार पे प्रतिभाशाली खोजना है, तो उसका कोई पैरामीटर यहाँ पे किस चीज से। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने कहा, आपके पास एक ऑयल दे दिया गया, ठीक है ना, ऐसे क्या है, ऑयल है, इसमें ऑयल भर दिया गया, ठीक है। हमने कहा और कई तरह के ऑयल भर दिए गए आपके पास, एक ही नहीं है, कई तरह के ऑयल। हमने आपसे ये पूछा कि ये ऑयल जो है, कई तरह के ऑयल जो हैं, उसमें सबसे सुगंधित या सबसे जो है किसी गुण को हमने बता दिया कि इस तरह का ऑयल बताइए। तो जब तक हम किसी पैरामीटर को नहीं कहेंगे, जब तक मापने के लिए कोई चीज़ आपको नहीं बताएंगे, जैसे अगर ये सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा तेल कौन है, तो जब तक आपको नापने के लिए, उसको मापन करने के लिए कोई मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, कोई यंत्र नहीं होगा, तो नाप सकते हैं आप, कभी नहीं नाप पाएंगे। उसी तरह किसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए कोई एक आधार होना चाहिए, बिना आधार के आप क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो जो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हैं उनको आप परिभाषित नहीं कर सकते, और जैसे ही आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते तो ये क्या है, सेट नहीं होगा, यानी यह वाला जो है वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का कोई समुच्चय हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये किस आधार पे बनाना है यह बात परिभाषित नहीं है, ठीक। ओके, आगे तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का क्या संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का क्या देखना है, संग्रह देखना है, ठीक है ना। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं, बल्लेबाज तो बहुत हैं और श्रेष्ठ भी बहुत बल्लेबाज हैं, लेकिन इस बात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। किस आधार पे, भाई कोई टेस्ट में बहुत बेस्ट है, कोई जो है वनडे में बहुत बेस्ट है, कोई T20 में बहुत अच्छा खेलता है, तो आप किस आधार पे, किस आधार पे सर्वश्रेष्ठ चुनना है, इसमें कोई आंकड़ा आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए यह भी क्या है, सेट नहीं होगा, तो यह भी सेट नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं चौथे पे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक ना। जैसे आपके क्लास में पूछ रहा है कि आपके क्लास के जो बच्चे होंगे उन सभी लोगों का एक समूह बना लिया जाए, संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो क्या वो समुच्चय होंगे। अब देखिए इसमें कैसे, जैसे अगर आपके क्लास में आप अटेंडेंस रोज देते हैं ना, तो जब क्लास टीचर आपका अटेंडेंस लेने आता है तो बोलता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक बोलता है, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो वो बोलता है 20, तो अब वो आखिरी वाला स्टूडेंट अगर होता है तो बोलता है प्रेजेंट सर, है ना। तो यानी वो क्लास टीचर के उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं ना। तो वो बात क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बालक हैं और संग्रह मतलब कितने हैं ये तो आपको पता है ना। कैसे पता है, क्योंकि जब कोई क्लास होता है तो उसमें कितने बच्चे हैं ये बात डिफाइन होती है कि इतने बच्चे इस क्लास में हैं, और उनका संग्रह यानी समूह, तो वस्तु भी है और वो क्या है, सुपरिभाषित भी है और उनका एक समूह भी है। तो अगर ये तीनों बातें जस्टिफाई करती हैं तो ये आपका क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन देखिए ये आपका सेट होगा, लेकिन अगर इसी में पूछ लेता आपसे, इसी क्वेश्चन में कह देता कि आपकी कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली बालकों का संग्रह, है ना, अगर ये बात पूछ लेता कि आपके कक्षा के सभी बुद्धिमान बालक या प्रतिभाशाली बालकों का संग्रह, तब यह एक समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको कैसे बताएंगे। क्योंकि देखिए जो 10 सबसे प्रतिभाशाली बालक हैं वो किस आधार पे जस्टिफाई करना है ये बात नहीं दी गई है, इसलिए इसको हम परिभाषित तब नहीं कर पाते, तो वो समुच्चय नहीं होता। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप जान लीजिए कि जैसे जब कोई कंडीशन लगा के देता है तो वो कंडीशन परिभाषित होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन परिभाषित नहीं है तो वो आपका जो है वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं हम,
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अभी हाँ आपने देखा था रिप्रेजेंटेशन में कि जैसे 100 से कम यानी क्या होना चाहिए, 100 से कम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहाँ तक, 99 तक ना। तो ये सभी क्या है, वस्तु तो है ही और सुपरिभाषित भी है, क्योंकि प्रतिभा वो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है ना। तो 1 से लेकर के कहां तक पूछा है, 99 तक। तो ये बात परिभाषित है। अगर कोई बात परिभाषित है, समूह भी है, वस्तु भी है, तो ये हमारा क्या होगा, समुच्चय भी होगा। इसलिए ये हमारा क्या है, समुच्चय है ना, ये हमारा समुच्चय है। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी निश्चित हैं कि कितने उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, और ये इस तरह के जो भी हैं, तो वो सारे क्या हैं, परिभाषित हैं। और जिन उपन्यासों को उन्होंने लिखा है वो सारे उपन्यास क्या हैं, कलेक्शन भी एक समूह है उनका, और वो सभी क्या हैं, सुपरिभाषित भी हैं। क्यों सुपरिभाषित हैं, अगर पूछ लेता इसी में कि 10 सबसे अच्छे उपन्यासों का संग्रह बताइए, तो क्या ये समुच्चय होता, नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए मुझे कोई उपन्यास पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो वो मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, कोई उपन्यास आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, तो हम उसको सुपरिभाषित नहीं कर पाते। और जो चीज सुपरिभाषित नहीं होती वो कभी समुच्चय नहीं होती। इसलिए इसमें जो है, अगर ये दे दिया गया होता कि 10 सबसे अधिक श्रेष्ठ या 10 सबसे जो अच्छे उपन्यास हैं उनका संग्रह, तो वो नहीं होता। लेकिन इसमें क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का पूछा है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए हैं वो सब निश्चित है कि कौन कौन से समुच्चय, वो कौन कौन से उपन्यास हैं, वो सब निश्चित हैं। तो इसलिए ये क्या है, आपका समुच्चय होगा। ठीक, अब आते हैं 7वें पर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जो आपका सभी समपूर्णांक है वो क्या है, जैसे देखिए समपूर्णांक में जैसे आता है आपका, मान लीजिए 2 4 6 है ना, पूर्णांक है और सम होना चाहिए, और या -2 -4 -6 ये सभी क्या है, समपूर्णांक ही है आपके। सम होने का मतलब तो आप जानते हैं ना डेफिनेशन, जो 2 से कट जाए, है ना। ठीक, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी परिभाषित है, इसलिए यह भी आपका क्या है, सेट होगा। पूछा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं ये निश्चित है ना, आपका दिया गया है कि अगर इस प्रश्नावली में 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, जो भी दिया गया है, तो जितने क्वेश्चंस हैं सब सुपरिभाषित हैं। इसलिए ये क्या है, इन प्रश्नों का संग्रह भी एक समुच्चय है। ठीक है ना, तो ये एक आपका समुच्चय हो गया। अच्छा, इसमें एक 9वां भी बचा है, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, शायद भूल गया, कि सबसे खतरनाक जानवरों, विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे खतरनाक, किसका खतरनाक, है ना, जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह। ठीक, तो इसमें देखिए, अब विश्व में सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, तो आपके लिए कोई, जिसे देखिए जो भी होगा खतरनाक, लेकिन खतरनाक किस आधार पे तय करना है, ये आपके पास कोई आधार इसमें नहीं किया गया। तो यह बात भी आप सुपरिभाषित नहीं हो रही है। अगर ये बात सुपरिभाषित हो जाती तब हम इसके बाद आगे देखते कि ये समुच्चय है कि नहीं है। लेकिन अगर ये सुपरिभाषित ही नहीं हो पा रही तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से, आपके पहला जो था वो दिया गया था निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो हमने आपको समझा दिया। अब आप इसको जो है पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व कराते हैं। इसके बाद देखिए हम लोगों का प्रश्न नंबर 2 है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक है ना, बिलोंग अथवा डज नॉट बिलोंग, यानी इससे संबंधित है या नहीं संबंधित है, ये बात। तो इसके पहले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से समझाया है डिटेल में, लेकिन ठीक है, इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर इसमें है तो बिलोंग करता है, तो हम लिख देंगे जैसे
4 बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं है इसमें, जैसे 7 नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। जो है उसको बिलोंग और जो नहीं है उसको डज नॉट बिलोंग, ये दोनों सिंबल इसमें हमको लगाने हैं, ठीक है। तो अब इससे पूछा है कि 5 डॉट डॉट ए, मतलब 5 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इसमें 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, तो आप इसको क्या करेंगे, बिलोंग, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो इसमें नंबर कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 6 तक ही नंबर है और ये क्या दिया है 8, तो 8 डज नॉट बिलोंग, है ना, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 8, ठीक। तीसरे में 0, 0 यहाँ पे है नहीं है, तो अगर 0 नहीं है तो ये भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स, ठीक। 4 है तो 4 है, हाँ, तो ये बिलोंग करेगा, ठीक ना। 2 है तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 10 है नहीं है तो डज नॉट बिलोंग, बस, ठीक है ना। यानी जो है वो बिलोंग कर रहा है, जो नहीं है उससे लिख देंगे वो डज नॉट बिलोंग। तो जो मिलता है उसको बिलोंग करते हैं, जो नहीं मिलता वो डज नॉट बिलोंग्स होता है। इसके बाद देखिए हम लोग चल रहे हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अभी तक हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों में को रोस्टर रूप में लिखे ना, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर मतलब होता है, आपने इससे पहले पढ़ा था, तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, तीनों विधि क्या है, एक ही होता है ना। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, यानी -3 जो है या -3 जो है वो छोटा है किससे, x से, x छोटा है किससे, 7 से। तो जैसा आप देखिए इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, पहले एक नंबर लाइन थोड़ा सा ले ले, समझ जाएंगे ना। बीच में होता है 0, इधर होता है पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8, इधर 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इधर इधर होता है -1 -2 -3 -4, है ना, ये चीज होता है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें बोला क्या है कि x ऐसा है, किस प्रकार का x है, x इस प्रकार का है जहां पे आप जो है ये -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो जब आप जानते हैं ना नंबर लाइन पे जब हम जो है इधर से राइट साइड चलते हैं तो इधर इंक्रीज करता है नंबर, जैसे 0 से 1 2 3 ये सब इंक्रीज करता जाता है ना, और इधर जो होता है इस साइड पर चलने पर नंबर इंक्रीज होता है। जिधर जैसे जैसे आप इधर आते चले जाएंगे नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी माइनस में जो संख्या लगी होती है, जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो वो उतना ही उसका मान छोटा हो जाता है। तो इसमें -3 से बड़ा कौन होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा 6 तक। यानी इसमें नंबर हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेना है हमको -2 से लेकर के कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना ना। तो इसमें जो हो जाएगा इसका मतलब, इसकी मीनिंग जो होगी कि ये -3 से बड़ा यानी -2 और 7 से छोटा यानी 6। तो इसको हम लिखेंगे रोस्टर विधि में, कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं समझाने के लिए, सिर्फ आपको हमने लिखा है इसको जब आप लिखेंगे तो इसका हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया इसका पहले का, x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, समथिंग ऐसे चलती जाती है। तो इसमें जो कंडीशन है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो 6 से कम क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो इसमें जो होगा, इसको अगर हम तालिका विधि में लिखेंगे या रोस्टर विधि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, हाँ 6 से कम तक, 5 तक। तो ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक ना, इस तरह से लिख लेंगे इसमें।
अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आप कह रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी 2 नंबर आप लीजिए, 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे 10 कितने अंकों का है? 2 अंकों का। और 11, 12, 13 से लेकर के कहां तक? 99 तक ना 2 अंक होते हैं। तो वहां तक के ऐसे संख्याओं को आपको ढूंढना है कि अगर उनके अंकों को जोड़ा जाए। जैसे अगर हमने कह दिया कि आप 11 को, जैसे ये एक 11 आपने ले लिया ना, अब इनके दोनों अंकों का योग क्या, माने दोनों अंकों का मतलब ये है कि 1 और 1 को ऐड कर दीजिए ना। तो अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा ये। तो इसी तरह से आपको ये कह रहा है कि आप 2 नंबर्स को ऐड करिए और उसको 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और उन दोनों को ऐड करिए तो उनका जो एडिशन हो यानी योगफल हो वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखिए अब आप 11 से शुरू करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, 11 तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, ऐसे ऐसे देखते जाएंगे कि कहां पे वो होगा। तो देखिए अब जैसे 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है? 3। 13 होगा, देख लीजिए 1 + 3 = 4। 14 1 + 4 = 5। 15 1 + 5 = 6। 17 1 + 7 = 8। हाँ देखिए अब जब अब तक आपने देखा 8 वाला हमको कंसीडर करना है, ओनली 8 वाला लेना है। तो 8 किस में आ रहा है? इसमें 1 + 7 = 8। तो यानी इसकी एक संख्या क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अगर इसकी एक संख्या हम लिखना चाहें यहां पे, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, तो एक नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसके आंसर में एक 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अच्छा ठीक इसी का उल्टा ले लें हम ना, ठीक इसी का क्या करें? उल्टा ले लें। कहां? जैसे 17 दिया ना, अगर 71 देखें तो 71 का भी एडिशन क्या होगा? 8 ही होगा। तो यानी एक इसका अगर 17 इसमें है तो उसका जो रिवर्स होगा वो भी उसमें होगा। जैसे 17 है तो इसमें 71 भी होगा। तो एक इसमें 71 भी आपका आ जाएगा ना। अच्छा हाँ एक चीज और जान लीजिए, समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे ए बी सी डी किसी के एलिमेंट्स हैं तो उनको सी डी ए कुछ भी लिख दीजिए आप, उसमें किसी का वो जो होता है ऑर्डर्ड का कोई मतलब नहीं होता ना। ऐसे देखिए फिर आप जब चलेंगे इसके आगे, अब जैसे देखिए 17 पे हम लोग थे ना, अब 18 पर देख लेंगे तो 1 + 8 = 9 हो जाएगा। ठीक इसे 19 में देखेंगे 1 + 9 = 10 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 20, 2 + 0 = कितना हो जाएगा? 2। 21, 2 + 1 = 2, 3 है ना। सेम ऐसे प्रोसेस पे आप जब चलेंगे तो 26 = 2 + 6 = कितना हो जाएगा? 8। यानी 26 भी इसमें शामिल होगा, ठीक ना। अब जब 26 होगा उसमें शामिल तो 26 का रिवर्स, जैसे देखिए अगर 26 में 2 + 6 = 8 हो रहा है तो आपका 6 + 2 = भी 8 होगा। तो यानी अगर इसमें 26 शामिल है तो 62 भी शामिल हो जाएगा, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई आपके? अब देखिए 35, इसी तरह से आप क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे 35 है ना। तो जब आप 35 कंसीडर करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 35 में क्या? 3 + 5 = 8 है ना। तो ये हो गया आपका 35 = उसी तरह से 53 = 5 + 3 = 8। तो अगर 35 इसमें शामिल होगा, 35 इसमें शामिल होगा तो इसमें 53 भी शामिल होगा, ठीक ना। अच्छा अब उसके बाद देखिए फिर आपका आता है, इसी के बाद 62 देख लीजिए। जैसे 62 आपने लिखा ही है, 26 और 62 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका हो गया 80, ठीक। जैसे 8 + 0 = 8, और ये आपका क्या, यही 80 है ना। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए अब तक हम जब आपसे कहते थे कि अगर कोई नंबर है तो उस दोनों का आर्डर अगर चेंज कर दिया जाए, 3 पर 5 और 5 पर 3 कर दिया जाए तो वो भी शामिल हो जाता था। लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे देखिए 80 में अगर इसके आर्डर को हम चेंज करेंगे, इसको इधर इसके प्लेस पे करेंगे, 8 के प्लेस पर 0 और 0 के प्लेस पर 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। ये कितने डिजिट्स का है? ये 1 डिजिट्स का है ना, क्योंकि
जीरो किसी के पहले लगा रहता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो 8 जो होगा वो 1 डिजिट का हो जाएगा, इसका एडिशन तो 8 आ रहेगा लेकिन 1 डिजिट का होगा, और इसमें हमको कंसीडर कितने का करना है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या ना। तो 8 जो है वो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हम जो है इसमें 80 को एक ही बार लेंगे, है ना। 53 हो गया, और उसके बाद हम लोग जो है 80 ले लिए। कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गया ना, है? ठीक है। उसके बाद ये 80 हो गया, तो 0 8, और इसमें से कितने नंबर हो गए, 7 नंबर ना। अब देखिए इसमें क्या फिर है, तो अब इसी तरह से और कोई नंबर ढूंढिए आप, जैसे क्या हो सकता है, तो 17 हो गया, 71 हो गया, 26 62 35 53। हाँ एक नंबर और हो सकता है ना, 44। हाँ देखिए 4 + 4 = क्या होगा, 8 होगा ना, तो 4 + 4 = 8 हो गया ना। लेकिन अब इसका देखिए 44 का अगर रिवर्स भी करें, नंबर का रिवर्स करें तो भी 44 ही होगा, इसलिए इसको एक ही बार हम कंसीडर करते हैं, ठीक ना। तो एक नंबर हमारा और क्या मिल गया, 44। इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, हम इसको इरेज करके सही से लिख देते हैं, आप उसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, योगफल इसका 8 है ना। चलिए ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर इसमें आप लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे एक 17 हमने लिया था, एक हमने ले लिया था 26, उसके बाद हम लोगों ने लिया था 35, उसके बाद 44, उसके बाद 53, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा था 53 के बाद जो होता 62, उसके बाद लिया था हम लोगों ने 62 के बाद ले लिया 71, और फिर 53 हो ही गया, 71 हो गया, और एक हो गया 80, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है ना। हम लोग कितना चेक किए थे, 8 ही नंबर ऐसा मिला था। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें बस कुछ नहीं करना था, इसमें हमको चेक करना था कि हम दो नंबर, दो मतलब डबल डिजिट्स का नंबर लेते थे, और उनके जो अंक थे उन अंकों को हम क्या करते थे, सम अप करते थे। सम अप करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये इसमें आंसर हो गया आपका, ठीक ना। आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिए x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 60 को काटते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं, और उसमें जो है वो क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। यानी जैसे 60 को आपको चेक करना है तो अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 60 को चेक करना है तो ऐसे काटिए, 2 से कैंसिल होगा ना, तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 में आएगा 15, फिर 3 में आएगा तो 5 1 जा 5 है, ये होता ना। इसमें देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो इसमें आपने इसको क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक ना। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इसका कर लिया, तो इसको करने के बाद आप 2 2 डबल टाइम्स है, तो आप जब सेट को लिखते हैं ना, तो उसको लिखते हैं आप यहाँ पे, थोड़ा सा आप मिटाना पड़ेगा इसका आंसर लिखने के लिए, क्या हो जाएगा 2 3 और 5। इसमें एक्चुअली दो बार आया है, लेकिन हमने 2 बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेट में जब हम किसी नंबर्स को लिखते हैं तो उसको जनरली एक ही बार हम लिखते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो गया डी वाला, x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। कौन कौन से, 2 से, 3 से और 5 से। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जो कि आपका ये है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या समुच्चय बनाना है ना। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा रिपीट किया है। यहाँ पे t एक बार है ना। अब t और कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो t को एक ही बार लिखेंगे, है ना। इसका आंसर जब लिखेंगे तो t को एक बार लिखेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा जब 2 डबल टाइम्स आया था, लेकिन उसको लिखा हमने एक ही बार था। क्योंकि देखिए जब सेट में कोई रिपीट करने लगता है, कोई चीज रिपीटेड आने लगती है, जैसे 2 2 2 2 कई बार आने लगता है, उसको लिखते सिर्फ एक बार, है ना। इसकी प्रॉपर्टी होती है सेट की कि अगर कोई कितनी भी बार आए लेकिन उसको हम लिखते एक ही बार है। तो टी हमने एक बार लिख दिया। अब आर देखते हैं कितनी जगह पे है, तो आर यहां भी है और आर यहां भी है ना।
तो आर को एक बार हम लिख देते हैं, डबल टाइम्स था लेकिन हमने लिखा एक बार ना, क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। आई को हम देख लेते हैं कितनी बार, आई एक ही बार है तो आई को एक बार लिख दीजिए, और ये कॉमा लगाते रहिए ना, इनके नंबर्स के बीच में कॉमा लगता रहता है, ठीक। अब देखिए जी कितनी बार है, तो जी भी एक ही बार है, तो जी को लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए ओ कितनी बार है, तो ओ कितनी बार, एक बार ओ यहां है, एक बार ओ यहां है। ओ को आप कितनी बार लिखेंगे, एक बार, ओ हो गया। उसके बाद देखिए यन कितनी बार है, एक ही बार है, तो आप एक बार यन को लिख दीजिए, यन हो गया। उसके बाद जो है यन हो गया। अब आप यम को देखिए कितनी बार है, यम भी एक ही बार है, तो यम लिख दीजिए। इधर ना स्पेस नहीं है तो इधर लिख देते हैं ना, यम हो गया। यम के बाद आपका क्या है, ई कितनी बार है, ई एक ही बार है, तो एक बार ई लिख दीजिए। टी कितनी बार है, दो बार था, एक बार आपने लिख ही दिया तो उसको हम रिपीट करेंगे नहीं। आर, आर भी दो बार था, एक बार आपने रिपीट कर दिया। उसके बाद बचा क्या, वाई, तो ये क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इसमें टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड इसमें रिपीट करते थे ना। देखिए कितने वर्ड थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें 12 थे, और हमने लिखा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसमें टी टी दो बार रिपीट किया था तो एक बार लिखा हमने, वो दो बार रिपीट किया तो एक बार लिखा हमने, ठीक है ना। और इसमें जो भी दो बार रिपीटेड थे उनको हमने एक बार लिखा है, और बाकी जो थे उनको ऐसे ही एज इट इज उतार दिया, ठीक ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का शब्द का अक्षर का समुच्चय हो गया, किस विधि से, रोस्टर मेथड में ना। रोस्टर मेथड में आप कैसे लिखते थे, इसके पहले हमने बताया था कि आप जो है एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते थे, उसके अंदर कॉमा लगा करके एक एक एलिमेंट्स को लिखते चले जाते थे, तो वो हो गया आपका ये आंसर। अब जैसे बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह क्या होगा, तो अब देखिए पहले कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए। अब देखिए बी कितनी बार है, तो बी सिर्फ एक बार है तो बी को लिख दीजिए, ठीक है ना। ई कितनी बार है, दो बार है, तो इसको सिर्फ एक बार लिख दीजिए। उसके बाद टी कितनी बार है, दो बार है टी, तो टी को एक बार लिखना है। उसके बाद आपका यहां पे क्या फिर बचा, आर, आर कितनी बार है, एक बार है, तो उसको लिख दीजिए, और इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है और रोस्टर विधि क्या होती है। ये दोनों जो विधियां हैं किसी समुच्चय को लिखने के लिए या प्रदर्शित करने की विधि है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, यानी 3 6 12 9 और 12। तो इसमें ये किस विधि में है, तालिका विधि में, और इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, टेबुलर मेथड, यानी वो सॉरी समुच्चय निर्माण में। तो अगर समुच्चय निर्माण विधि में इसको हमको बनाना है तो हम पहले देखेंगे कि ये किस प्रॉपर्टी का, इसमें क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी कि इसमें 3 का जो है वो गुणा है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, है ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो x, इसी तरह से हम लोग लिखते थे ना समुच्चय निर्माण विधि को, x सच दैट x इक्वल टू 3n। किस प्रकार का, x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां n किसके किसके बीच है, 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 4। अब देखिए ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी जैसे अब अगर यहां से n की जो वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच में है, अगर 1 और 4 के बीच में है यानी 1 और 4 को ये इंक्लूड किए हुआ है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 रखेंगे। अब जैसे देखिए आप 3n में अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखें ना, यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ n इक्वल टू 2 रखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर यहाँ n इक्वल टू हम 3 रखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर हम यहाँ n इक्वल टू 4 रखें तो वैल्यू क्या, 12 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां 1 इज लेस आर इक्वल टू n, n इज लेस आर इक्वल टू 4 है।
तो अगर इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो ये जो लिखने की विधि है इसी को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, आंसर में आप इसी को लिखेंगे। आंसर इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, जहाँ पे n क्या है 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 1 इज लेस आर इक्वल टू, यानी 1 इस इंक्लूड होगा, और इधर लेस आर इक्वल टू 4 है तो यहाँ 4 भी इंक्लूड होगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग दूसरे पर चलते हैं, इसमें देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं ना। ये बस समझाने के लिए आपको लिखा था, आपको लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको बस समझाने के लिए हमने लिखा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आप देखिए इसको कुछ समझने की कोशिश अगर करेंगे इसमें, तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि 2 का वर्ग है, स्क्वायर है 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो यानी स्क्वायर फॉर्म में तो नहीं बन रहा है ना। तो अगर अच्छा क्यूब फॉर्म में भी नहीं बन रहा है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे x किस प्रकार का है, तो आप देखेंगे कि x जो है x सच दैट x इक्वल टू 2 दी पावर n, है ना, 2 दी पावर n, जहां पे क्या है, जहां n कहाँ कितना तक लेना है, n को 1 और 5, ठीक, कहां से 1 से 5 के बीच में लेना है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ 1 से 5 के बीच लेने पर अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये सही है। तो कैसे देखेंगे, अगर हम एक बार n इक्वल टू 1 रखें, तो n इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ रहा है 2 दी पावर 1 इक्वल टू 2। अगर हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 दी पावर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अगर n इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो 2 दी पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 दी पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा ना। और अगर हम n इक्वल टू 5 रखते हैं तो 2 दी पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 32 ना। तो ये देखिए क्या रहा 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। तो x सच दैट x इक्वल टू 2 दी पावर n, जहां पर क्या है 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 5, है ना। यानी एक जो है वो n जो है वो 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 इनमें क्या है सम्मिलित है, इंक्लूड है ना। तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ठीक, इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपने इस तीसरे वाले को। तीसरा वाला आपका क्या कह रहा है, देखिए जैसे दिया 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। यानी देखिए जैसे पंचम 25, फिर उसका त्रिक बार करेंगे तो 5 पंचम 25 25 125, फिर 125 25 625। तो इसका मतलब है कि सेम फॉर्म पे ये ऐसे ही चलेगा, जैसे x सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n, जहां पर वो अगर आप n को देखें तो 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू कितनी बार है 1 2 3 4 प्राइम n 4 पे। अब इसको हम जरा जस्टिफाई कर लेते हैं कि जो हमने ये चीज़ ये कंडीशन लिखी है ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर इसको जस्टिफाई करना है तो जैसे सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या देगा, n इक्वल टू 1 रखने पर ये 5 देगा, n इक्वल टू 2 रखने पर ये क्या देगा 5 2 जा यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 दे देगा। अगर n इक्वल टू यहाँ पे हम 3 रख देते हैं तो क्या देगा 5 पावर 3 इक्वल टू 125 दे देगा। n इक्वल टू 4 रखने पर क्या दे देगा आपका, तो 5 पावर 4 इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 625, यानी 625। 5 दे दिया, 25 दे दिया, 125 दे दिया, 625, यही है ना। तो इसको हमको किस मेथड में लिखना था, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखेगा। यहाँ पे जो n की कंडीशन है वो ये है कि ये 1 और 4 के बीच में रहे, ठीक ना। यहाँ भी 1 और 4 क्या होगा इंक्लूड होगा। अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जैसे चौथे में यहाँ दिया 2 4 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट रख दिया ना,
तो इसका मतलब 2 4 6 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं ना। कहाँ तक लिख सकते हैं, जैसे इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दें x सच दैट x एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। लेकिन ये सम संख्या ये पूरी बात नहीं बता रहा है कि धन में है कि ऋण में है ना। तो यहां पर आप क्या करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू 2n है ना, जहां पर क्या है, जहां पर आपका n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जो है 1 है, यानी n का मान वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 होगा। जैसे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे चलता जाएगा आपको ना। तो ये भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते थे इसी बात को कि x सच दैट x एक सम संख्या धन पूर्ण धन सा कैसा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इवन नंबर है। लेकिन आप इसको लिख देंगे तो ये जाना आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक ना। 149 दिया ना, ये देखिए। तो ये इसमें क्या है आपका, इसमें है x सच दैट x इक्वल टू, अब जैसे 1 है, 4 है, 9 है, तो इसमें क्या है कि आप जैसे 1 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे है ना, 4 की पावर 4 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जैसे 1 4 9 है दिया ना। अब जैसे हम लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, और 5 का 25, ऐसे लिखते 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 हम कहाँ तक जाएंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि x सच दैट जो है n स्क्वायर है, जहां पर n कहाँ किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, जहां n इक्वल टू या n लाई कर रहा है 1 और 10 के बीच में, ठीक ना, 1 और 10 के बीच में n हो गया ना। यहाँ एक चीज और हम लिख सकते हैं वैसे कि अब यहाँ n हम ऐसा जरूरी नहीं कि +1 और -10 ही ले। अब जैसे जब स्क्वायर कोई चीज हो जाता है तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए एक चीज और लिख सकते हैं ना, जैसे अगर हमने मान लीजिए -1 ले लिया तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो 1 से 10 के बीच भी हो सकता है, और -1 से -10 के भी बीच हो सकता है। लेकिन यहाँ पे n क्या है, n स्क्वायर, जहाँ पे n किसके बीच है, 1 और 10 के बीच में, ठीक ना। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, इसका ये आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कंडीशन दिया गया है और उस कंडीशन के बाद जो है आपको इसमें लिखना है। तो अब देखिए, जैसे x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है ना। x क्या है, एक विषम है और कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे ही प्राकृतिक संख्या आया तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये संख्या हमेशा एक से ही शुरू होगी, है ना। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा इसमें, इसमें आपका होगा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे से आपका आगे चलेगा, ठीक ना। तो ये एक विषम प्राकृतिक संख्या हो। उसके बाद आपका कहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है ना, किसके किसके बीच, -1/2 के बीच और 9/2 के बीच। तो -1/2 के बीच में क्या आएगा, जैसे आप देखिए ऐसे अगर हम बना लें यहाँ पे, तो -1/2 अगर होगा तो वो -1 के इधर ही इसी साइड पे होगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ मान लो कहीं -1/2 होगा। इसके इधर लेना कहाँ तक, 9/2 तक, 9/2 यानी इसके बाद इधर कहीं पे जो है 8 होगा, है ना। क्योंकि ये जो है अगर इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको अगर डिवाइड करेंगे 9/2 को तो आएगा 4.5, ठीक ना। तो यहाँ अगर ये 9/2 हो गया तो यहाँ पे आपका कहीं पे लाई करेगा 4, यानी किसके किसके बीच होगा, 0 से लेकर के किसके किसके बीच होगा, 4 के, है ना। किसके बीच, इसी के बीच हमको लेना, इससे देखिए कम लेना, इक्वल नहीं लेना, इससे कम लेना और इससे ज्यादा लेना। तो इसके बीच में क्या क्या आएगा, तो आपको आप जान गए कि यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4। ओके, अब देखिए x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पे x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 हो, यानी या तो 4 हो या तो 4 से कम हो। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर जो है वो 4 हो या 4 से कम हो। जैसे अगर आप इधर एक बार समझ लीजिए आप इस बात को कि अगर आपने -3 का वर्ग किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, और लेना कितना है, 4 से छोटा, तो यानी -2 पे आते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 तक हमको कंसीडर करना क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ध्यान बात देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, लेस आर इक्वल टू है ना, तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर 9 आ जाएगा ना। यानी ये चीज़ हमको नहीं लेना है और यहाँ तक नहीं लेना, हमको लेना कहाँ, यहाँ से लेकर के जो 4 हो या 4 से कम हो। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा देखिए -2 -1 0 1 और 2, ठीक ना। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब डी है x सच दैट x लॉयल शब्द एक अक्षर है। देखिए इसका आंसर क्या आपका होगा, हमने कहा था पहले यल कितनी बार है, यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो यल को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे यल, ठीक है ना। ओ कितनी बार है, एक बार है, तो ओ को लिख लेते हैं। वाई कितनी बार है, एक बार है, तो लिख लेते हैं। ए कितनी बार है, एक बार है, तो लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे महीनों को हमको इसमें लिखना है कि जिसमें क्या है, 31 दिन नहीं होते, बाकी 30 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, लेकिन उसमें 30 नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, फरवरी, फिर आपका मार्च नहीं अप्रैल, ठीक है ना। जैसे देखिए आप काउंट करने का एक तरीका हम आपको बता देते हैं, आप ऐसे उंगली पर हाथ रखिएगा, जो इस पर आता है वो महीना कितने का होता है, 31 का होता है। तो जैसे जनवरी, ये हो गया फरवरी, तो फरवरी आपने काउंट कर लिया, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया आपका अप्रैल, तो आपने अप्रैल को काउंट कर लिया। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई इसके ऊपर आ रहा है ना, ये जो हड्डी के ऊपर आएगा तो 31 का होगा, मई, जून आपका हो जाएगा, ठीक ना, जून, जुलाई 31 का हो गया, अगस्त भी इस पर आ रहा तो 31 का, सितंबर आपका यस, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर जो इसके नीचे देखिए, ये जो है ना इसके नीचे जो आ रहा है वो 30 का होगा, तो नवंबर भी आपका कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया फरवरी, अप्रैल और जून और सितंबर और नवंबर। तो ये सारे जो महीने हैं वो कितने के हैं, या तो 30 के हैं, या तो इसमें फरवरी क्या 29 भी हो सकता है, अगर लीप ईयर होगा तो 29 का हो जाएगा, नहीं तो 28 का रहेगा, ठीक ना। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक है जो के से पहले आता है, ठीक ना। अब देखिए आप इसमें एक वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा वो क्या लिखा है, व्यंजक है ना, क्या है, व्यंजक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका जो आएगा क्या आएगा, देखिए व्यंजक है तो उसमें ए नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा, और उसमें दे लेते हैं तो जे से पहले जितने वर्ड हैं वो सब आप उसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। कौन कौन से, बी सी डी एफ, बी सी डी। अब जैसे देखिए गिनिए, ए नहीं रहेगा ना, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई नहीं रहेगा। ई क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वर है ना, तो ए नहीं रहेगा क्योंकि वो भी स्वर है, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई नहीं रहेगा क्योंकि ई भी स्वर है यानी वावेल है ना। तो बी सी डी ई नहीं रहेगा, एफ जी एच आई नहीं रहेगा। आई भी क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे व्यंजकों को लिखना है ना कि स्वर को, है ना। तो एफ जी एच आई नहीं रहेगा, जे और के से पहले तक, के से पहले तक, तो ये आपका हो गया के से पहले तक। तो इसमें ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो वावेल है, और इसमें हमको पूछा क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, यानी व्यंजक। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। देखिए अब तक अभी तक आप लोगों ने सीख लिया है कि जो रोस्टर मेथड था
जो तालिका विधि रहती थी उसको कहाँ करते थे आप लोग, समुच्चय निर्माण में, या समुच्चय निर्माण रहता था उसको कैसे लिखते थे, तालिका विधि में, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसका एक दूसरे में मिलान करेंगे। एक जो इधर दिया है बाईं ओर रोस्टर रूप में, और दाईं ओर जो है उसमें आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, ठीक ना। तो जैसे 1 2 3 और 6, ये आपको क्या दिख रहा है, पहली बात तो 1 2 3 6, अगर हम इसको विषम कहें तो 6 विषम नहीं है, पहली बात तो यहीं पे कैंसिल, विषम वाला मामला नहीं। अभाज्य की बात करें तो भी ये मामला नहीं, सम की बात करें तो भी ये नहीं है, तो ये है क्या आखिर। अब इधर खोजते हैं कि ऐसा क्या लिखा है। लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 की भाजक है। हाँ, ये बात सही है। अगर 1 से हम 6 में भाग देंगे, 1 से अगर हम 6 में भाग देंगे, 6 में 1 से देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा ना। और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 3। 6 से 3 में भाग देंगे कितना, तो 2। 6 से 6 में भाग देंगे तो 1। यानी ये जितने नंबर दिए गए हैं सब 6 के क्या हैं, भाजक हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, प्रत्येक संख्या जो होती है वो खुद की भाजक होती है। एक जो है वो भी प्रत्येक संख्या का क्या होता है, भाजक होता है। इसलिए हम लोग जो है ये पहला वाला किस में मिलान करेंगे, सी में। पहला सी क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 की भाजक है। यानी 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा। तो पहले का हम कहाँ मिलान करेंगे, फर्स्ट वाला जो आएगा वो सी में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा दिया है 2 और 3। 2 और 3 क्या है, तो क्या ये अभाज्य है, बिल्कुल अभाज्य है। इसमें देखते हैं अभाज्य के मामले में कहाँ कहाँ बात किया, तो यहाँ विषम के बारे में बात किया है, यहाँ प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया, ये तो मिल ही गया। मैथमेटिक्स की बात किया, इसमें कुछ नहीं। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो 6 में अगर आप देखिए, 6 में 2 से भाग देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी जो 2 और 3 है ये क्या है, 6 के भाजक हैं। इसलिए ये जो है दूसरा वाला किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, ठीक ना। समझिए, इसमें ये सब आप कर चुके हैं। क्योंकि इसमें जो है अगर आप सही कन्वर्ट करना सीखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मैथ, इसमें MATHEICS, इससे क्या करेंगे, इसको अगर इधर देखें तो इससे क्या बनेगा, मैथमेटिक्स बनेगा। ये तो आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा बताना है। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कैसी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। और क्या है, 10 से कम है ना, तो इसको ले जा करके आप अपने आप इसमें मिला दीजिएगा। तो ये बहुत ही ईजिली आपका खत्म हो गया, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 के एंड हो गए, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोगों के समझ में एक बार में नहीं आएगा, आप दोबारा इसको रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, और जो कहीं आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम आपका इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।